जय हिंद फ्रेंड। क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड के सभी छात्रों को जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, अब आपका जो नेक्स्ट पेपर है वो आपका मैथमेटिक्स का है। तो आज हम अपने सभी 10 सालों में जितने भी आपके मैथमेटिक्स के जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है आज हम उन्हीं पर प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ पर मैंने उन्हीं के बेस पर एक नया सैम्पल पेपर बनाया है, सैम्पल पेपर नंबर 1। इसके बाद मैं आपको 4 सैम्पल पेपर और अपलोड करूँगा, जिनको अगर आप देख लेते हैं तो यहाँ पर आपकी लगभग 75 की तैयारी ऐसे ही हो जाएगी। तो यहाँ पर आप सभी प्रश्नों को देखेंगे। जो आपको प्रश्न नहीं आएगा वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या आप मुझे इस नंबर पे अपना कोई भी डाउट पूछ सकते हैं, सर ये मेरा डाउट क्लियर करिए, तो आपको यहाँ पर वो डाउट क्लियर हो जाएगा, मैं उसका आपको हल भेज दूंगा। तो यहाँ पर आप सभी प्रश्नों को अच्छे प्रकार से देखेंगे। ये क्वेश्चन आपके परीक्षा में लगातार 10 प्रश्नों में जितने भी क्वेश्चन आपके मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन हैं वही मैंने यहाँ पर क्वेश्चन रखे हैं। तो आज हम लोग इन क्वेश्चनों पर करेंगे प्रैक्टिस। और यहाँ पर हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, इसके बाद आपको 4 सैम्पल पेपर और ही मिल जाएंगे। तो आप वीडियो को जल्द से जल्द कर लें, सब्सक्राइब कर लें और अपने सभी फ्रेंडों को शेयर भी कर दें, और कमेंट में प्यारे शब्द जरूर लिखें। तो यहाँ पर जैसे कि हमारा पहला प्रश्न कह रहा है, मैट्रिक्स ए एंड बी विल बी इनवर्स ईच ऑफ अदर इफ ओनली। तो मतलब कि कह रहा है कि मैट्रिक्स जो ए है, मैट्रिक्स ऑफ बी है, ये एक दूसरे की इनवर्स कब हो सकती है, कौन सी कंडीशन यहाँ पर वो वैलिड होगी जब ये मैट्रिक्स एक दूसरे की, यहाँ पर लिखा है ईच अदर, मतलब कि एक दूसरे की यहाँ पर ये इनवर्स मैट्रिक्स हो। तो यहाँ पर हमारा इसका सही जवाब क्या होगा, ए बी बराबर बी ए बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, कॉस 70 डिग्री साइन 70 साइन 20 कॉस 20। तो यहाँ पर जैसे कि आपसे कह रहा है कि आप लोगों को इसको जो डिटर्मिनेंट है इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। क्या करना है, सॉल्व। तो यहाँ पर आप सबसे पहले क्या करें, जहाँ पर आपका साइन 20 लिखा है, साइन 20, तो आप इसको कॉस 70 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, कॉस 70 भी लिख सकते हैं। और जहाँ पर कॉस 20 लिखा है इसको आप साइन 70 भी लिख सकते हैं। तो देखिए दोनों हमारी जो रो हैं, यानी जो कॉलम है, दोनों हमारे कॉलम सेम हो जाएंगे। जब कॉलम सेम हो जाते हैं तो उसका जो उसका पूरा पूरा वैल्यू होता है वो वैल्यू हमारा क्या हो जाता है, शून्य के बराबर, यानी कि 0 के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आता है, एडजॉइंट के ए। तो ये बेसिकली एक फार्मूला है। तो ये फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये एनडीए की परीक्षा में 2 बार पूछा जा चुका है, एनडीए के एग्ज़ाम में। तो जो छात्र एनडीए की तैयारी कर रहे हैं वो जो ऐसे प्रश्नों को काफ़ी अच्छे प्रकार से तैयार कर लीजिए। ये क्वेश्चन वहाँ पर आपको क्वेश्चन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोगों को एनडीए की तैयारी आपकी अच्छी हो जाएगी। तो यहाँ पर जो हमारा इसका बेसिकली फार्मूला होता है वो हमारा होता है के की पावर n-1 एडजॉइंट ए। तो ये बेसिकली हमारा होता है फार्मूला। तो आप लोग फार्मूले को अच्छी प्रकार से याद कर लेंगे, के की पावर n-1 एडजॉइंट ए। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच एपेक्स। जो आपको यहाँ पर फंक्शन दिया गया है के की किस वैल्यू के लिए जो फंक्शन हमारा एक्स बराबर 0 पर कंटिन्यूस होगा। तो यहाँ पर हम के की क्या वैल्यू रख दें, जो हमारा जो फंक्शन है वो मतलब कि एक्स बराबर 0 पर कंटिन्यूस हो जाए। तो यहाँ पर हमारी के की वैल्यू क्या होगी, के की वैल्यू हमारी 7 आनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद हम आपको इसका सभी का हल दिखा देंगे, आप टेंशन नहीं लेने का है। आपको पूरे का मल्टीपल का एमसीक्यू का आपको पूरा हल हम दिखा देंगे कि किस प्रकार से आपको कैसे लगाना है। मैंने बाकायदा आप लोगों के लगा रखा है। पहले आप सभी क्वेश्चन पढ़ लीजिए, आंसर भी देख लीजिए। ये क्वेश्चन लगातार आपकी परीक्षा में रिपीटेड हो चुके हैं, इसलिए आप इनको हूबहू याद करने की भी कोशिश करिए। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर कह रहा है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ऐसे ही याद कर लीजिए। ये क्वेश्चन कह रहा है, इफ़ अ लाइन मेक्स एंगल अल्फा बीटा गामा थीटा विथ 4 डायगोनल्स ऑफ क्यूब देन कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या होगी पूछ रहा है। तो ये हमारी इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी हमारी जो वैल्यू निकल के आएगी वो यहाँ पर हमारी वैल्यू होगी 4/3। कितनी होगी, 4/3, 4/3। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर कह रहा है, द सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब कि एक्स
डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू कॉट बाई। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, कॉट बाई। तो यहाँ पर आपको जब आप इसको सॉल्व करेंगे, आप जब उसका वो निकालेंगे, सोल्यूशन निकालेंगे, तो यहाँ पर जो हमारा सोल्यूशन निकल के आएगा वो हमारा निकल के आएगा यक्स कॉस बाई इक्वल टू सी। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर बी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 7 आता है। क्वेश्चन 7 कह रहा है इफ़ द कंस्ट्रेंट्स इन अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम आर चेंज। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला सही होगा। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में, सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में 3 बार क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है, तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है इफ़ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पर कह रहा है ए और बी एक प्रकार के इकाई वेक्टर हैं। तो यहाँ पर वो ए थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है। तो यहाँ पर कह रहा है कि मॉड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर जो वैल्यू है हमारी 1 से कम है, तो यहाँ पर वो कितने एंगल पर इंक्लाइंड होंगे, किनके बीच एंगल वो उनका होगा। तो उनका एंगल हमारा क्या होगा, π/3 लेस देन थीटा इसको लेस देन 2π/3, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 आता है हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपको इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पर आपका कह रहा है इंटीग्रेशन डी वाई, अब डी वाई अंडर रूट एक्स माइनस के 3 का होल स्क्वायर माइनस के 1। तो यहाँ पर आपका एक फार्मूला होता है, इस फार्मूले से वही क्वेश्चन लगेगा। तो वो हमारा फार्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन डी वाई अपॉन डी एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर। तो ये जो हमारा फार्मूला होता है, इसी के बेस पे हमारा ये सवाल लगेगा। तो इसका हमारा फार्मूला क्या होता है, फार्मूला देखिए आप लोग। तो इसका हमारा फार्मूला होता है लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर। तो ये हमारा होता है फार्मूला। तो यही फार्मूला के बेस पर हमारा क्वेश्चन ये लगेगा। तो अब इसको जब लगाएंगे तो इसका जो हमारा सही ऑप्शन आएगा वो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। तो क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर आपको 2 मैट्रिक्स दी गई। तो यहाँ पर आपको वैल्यू पूछी गई है, जेड और डब्ल्यू की वैल्यू पूछी गई। तो आप जेड और डब्ल्यू की वैल्यू को आप मतलब कि आपको करना क्या है, जेड और डब्ल्यू की वैल्यू निकालनी है। तो आप क्या करेंगे, 2x प्लस जेड बराबर आप 5 लिख देंगे। इसके बाद x माइनस वाई बराबर -1 लिख देंगे। इसके बाद आप 2x माइनस के वाई बराबर 0 लिख देंगे। इसके बाद 3z प्लस डब्ल्यू बराबर आप 13 लिख देंगे। फिर आप चारों समीकरण को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आपकी x की वैल्यू भी आएगी, y की वैल्यू आएगी, z की वैल्यू भी आएगी, आपकी w की भी वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर जो हमारा आपसे z और w की वैल्यू पूछी गई है, तो आप z और w पर टिक कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। आपको टेंशन नहीं लेना कि सर आप कैसे लगा रहे हैं, कैसे सॉल्व कर रहे हैं। आपको जब क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे, आपको हम बाद में पूरे MCQ का सलूशन दिखा देंगे कि आपको किस प्रकार से कौन सा क्वेश्चन जो डाउट में हो वो आप जस्ट इसी के बाद आपको सभी प्रश्नों के सलूशन यहाँ पर हम दिखा देंगे। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है द सलूशन सेट ऑफ इन क्वेश्चन 2x प्लस वाई ग्रेटर देन 5 इज। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी ओपन हाफ प्लेन नॉट कंटेनिंग द ओरिजिन। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा है 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर कह रहा है, सॉरी एक मिनट आप जरा ऊपर जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 का यहाँ पर हमारा सी वाला होगा, ऑप्शन नंबर सी वाला। इसके लिए सॉरी चाहता हूँ, हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 12 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर कह रहा है लेट ए कैप बी कैप 2 यूनिट वेक्टर्स एंड थीटा बी एंगल बिटवीन देम। इनके बीच का जो एंगल हमारा है वो थीटा है। तो यहाँ पर कह रहा है वाट इज साइन थीटा अपॉन 2 किसके इक्वल होगा। तो ये हमारा किसके इक्वल होगा, तो ये हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए के इक्वल होगा। आपको घबराना नहीं है कि सर आप कैसे लगा रहे हैं, आपको बाकायदा बाद में सभी के जो हल हैं वो आपको सलूशन दिखा देंगे। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है इफ़ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स, कह रहा है कि जो उसका ऑर्डर है ए और बी हमारे स्क्वायर मैट्रिक्स है, जो उसका ऑर्डर है वो 3 ऑर्डर है, और यहाँ पर जो उसका डिटर्मिनेंट है वो -1 है। तो यहाँ पर कह रहा है डिटर्मिनेंट बी की वैल्यू है 3 है। तो यहाँ पर कह रहा है देन द डिटर्मिनेंट 3ab इक्वल टू। तो ये हमारा किसके इक्वल होगा, तो ये हमारा इक्वल होगा आपका यहाँ पर एक लगेगा फार्मूला 3
ए बी मॉड, तो ये हमारा होगा 3 की पावर 3 मॉड ए बी। तो मॉड ए बी की वैल्यू कितनी है सर, हमारी 3 है, और इसका मान हो जाएगा माइनस के 81 हो जाएगा, इसका मान माइनस का 1 हो जाएगा। तो हम फाइनली हमारा जो आंसर होगा वो हमारा यहाँ पर 81 होगा। तो यहाँ पर जो हमारा इसका आंसर होगा वो हमारा आंसर होगा -81, -81। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है इफ ए एंड बी टू इवेंट्स, आपको दो घटनाएं दी गई सच दैट, इस प्रकार हैं। पी ए की प्रोबेबिलिटी आपको यहाँ पर दी गई है, पी बी की प्रोबेबिलिटी दी गई, इसके बाद आपको पी ए अपॉन बी की भी प्रोबेबिलिटी दी गई। तो यहाँ पर आप लोगों को इसकी जो वैल्यू पूछी गई है, तो यहाँ आप लोग जब आप लोग इसकी वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर जो हमारी इसकी वैल्यू निकल कर आएगी तो वो हमारी निकल के आएगी 1/4। कितनी निकल के आएगी, 1/4 निकल कर वैल्यू आएगी। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, तो आपका इसका सोल्यूशन क्या होगा, वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी वाला, 2x + 3/2y - k1 बराबर k। तुम्हारा ऑप्शन नंबर डी वाला ही इसका हल होगा। आपको घबराना नहीं है कि सर सोल्यूशन नहीं दे रहे हैं, इसके बाद हम आपको सोल्यूशन दिखा देंगे। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पहले आप क्वेश्चन रीड कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन रीड करना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, आपको दिए गए ए सी एंड बी डी डायगोनल्स। तो यहाँ पर आपसे ए सी वेक्टर माइनस के वी डी वेक्टर की आपसे वैल्यू पूछ रहा है। तो यहाँ पर जब आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला सही होगा, 2ab वेक्टर। क्या होगा, 2ab वेक्टर। इसके बाद यहाँ पर आपको एक फंक्शन दिया गया, कह रहा है इफ साइन इक्वल टू साइन इनवर्स √1 + x + √1 - x अपॉन में 2। तो यहाँ से आपको dy/dx की वैल्यू पूछ रहा है। तो यहाँ पर आप लोगों को dy/dx की वैल्यू निकालनी है। तो जब आप लोग इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि जब आप लोग यहाँ पर dy/dx की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर जो हमारी dy/dx की जो वैल्यू निकल के आएगी, dy/dx की जो वैल्यू निकल के वो हमारी होगी -1/2 √1 - x²। तो ये हमारी इसकी निकल के आएगी वैल्यू। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है। तो क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर कह रहा है इफ़ A1 B1 C1 एंड A2 B2 C2 आर बी द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ टू पैरेलल लाइंस। यहाँ पर दो समांतर रेखाओं के आपको यहाँ पर डायरेक्शन रेशियोज दिए गए हैं। तो इसमें कौन सा रिलेशन यहाँ पर करेक्ट होगा, क्या पूछ रहे हैं, कौन सा रिलेशन यहाँ पर करेक्ट होगा। तो यहाँ पर जो हमारा रिलेशन होगा वो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला, इसके अकॉर्डिंग रिलेशन हमारा करेक्ट होगा। इसके बाद यहाँ पर आपको स्टेटमेंट और रीजन दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट सही है, कौन सा रीजन सही है। तो यहाँ पर आपको यही बताना होता है। तो यहाँ पर जो हमारा स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ट्रू है। जो आप लोग ये जो हमारा स्टेटमेंट है बिल्कुल ट्रू है। जो हमारा ये फंक्शन लिखा है ये एक प्रकार का इंक्रीजिंग फंक्शन ही है, ये इसके बिलोंग भी करता है। जब आप इसको जब आप इसको dy/dx निकालेंगे तो यहाँ पर जब आप जो इसकी वैल्यू होगी वो हमारी 1 और 2 के बीच में ही होगी। तो यहाँ पर आपका रीजन भी सही है। इसके बाद यहाँ पर जो हमारा रीजन है वो हमारा ए को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 में यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। तो यहाँ पर अब हम लोग सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के यहाँ पर हल देख लेते हैं। मैंने बाकायदा आप लोगों के लगा रखा है ताकि हमारे किसी भी विद्यार्थी को कोई भी दिक्कत ना हो। तो अब आप लोग रेडी हो जाएं सभी एमसीक्यू के आंसर विधिवत तरीके से देखने के लिए। तो यहाँ पर आप एमसीक्यू के सभी जो आपके सवाल हो, जो आपका जो डाउट हो वो आप यहाँ पर अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने बाकायदा सभी क्वेश्चन को अच्छे प्रकार से लगा रखा है ताकि आपको यहाँ पर कोई भी डाउट ना आए। तो यहाँ पर आप सभी प्रश्नों के डाउट को देख लीजिए। जो आपको यहाँ पर कठिन लगता हो प्रश्न उसको आप वीडियो को पॉज करके आराम से समझ लीजिए, इसमें कोई हड़बड़ाहट नहीं है। क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपके समझ से सारे क्वेश्चन रखे हैं। अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को जल्द से जल्द कर लें, सब्सक्राइब कर लें और अपने सभी फ्रेंडों को शेयर भी कर दें ताकि उनकी भी एक अच्छी तैयारी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 15 हो गया, 16 हो गया, देखते जाइए। 17 जो आपको ना आता हो आप उसको पॉज करिए, आराम से उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। 18, 20, इसके बाद 19 हो जाएगा, इसके बाद हमारा 20, ये रहा हमारा
20। तो 20 के बाद अब हम लोग यहाँ पर सेक्शन बी देखते हैं। सेक्शन बी के पहले हम सभी क्वेश्चन पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग इसके सभी क्वेश्चन के आंसर देखेंगे। इसके बाद यहाँ पर हमारा सेक्शन बी आता है। तो सेक्शन में आपको इसको सॉल्व करना है, आपको प्रिंसिपल वो निकालनी, प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर आपको प्रिंसिपल वैल्यू ही निकालनी है। तो यहाँ पर जो हमारी इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकल कर आएगी वो हमारी निकल के आएगी π/3। कितनी निकल के आएगी? π/3 यहाँ पर हमारी इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकल कर आएगी। इसके बाद इसकी भी प्रिंसिपल वैल्यू आपको निकालनी है। तो यहाँ पर इसकी हमारी प्रिंसिपल वैल्यू निकल के आएगी π/6 हमारी प्रिंसिपल वैल्यू निकल कर आएगी। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन एफ गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू 2x² माइनस के 3x डिक्रीजिंग। तो यहाँ पर कह रहा है आपको वो इंटरवल फाइंड आउट करना है जिसमें जो हमारा फंक्शन है वो डिक्रीजिंग फंक्शन हो। तो वो आपको यहाँ पर इंटरवल फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर जो हमारा इंटरवल आएगा वो हमारा होगा -∞, 3/4। तो ये हमारा वो यहाँ पर इंटरवल होगा जिसके यहाँ पर जो फंक्शन है वो यहाँ पर हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है प्रूव दैट द फंक्शन डज नॉट हैव मैक्सिमा एंड मिनिमा। यहाँ पर कह रहा है इस फंक्शन को आपको प्रूव करना है, ये फंक्शन ना तो मैक्सिमा है ना ही मिनिमा है, मतलब कि आपको इसको प्रूव करना है। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर और में कह रहा है आ सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज बीइंग हीटेड। मतलब कि यहाँ पर कह रहा है एक वृत्ता का जो डिस्क है उसकी जो रेडियस हमारी 3 सेंटीमीटर उसको यहाँ पर हीट किया जाता है। तो ऑब्वियसली अगर किसी चीज़ को हम लोग हीट करते हैं तो उसमें एक प्रकार का एक्सपेंशन होता है बाहर की ओर, यानी कि वो बढ़ेगी। तो यहाँ पर कह रहा है ड्यू टू एक्सपेंशन इट्स रेडियस इंक्रीज। उसकी जो रेडियस है वो 0.05 मीटर सेकेंड प्रति सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की दर से यहाँ पर वो बढ़ रही है। तो यहाँ पर कह रहा है फाइंड द रेट एट विच इट्स एरिया इंक्रीजिंग वैन रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर कह रहा है जब इसकी जो रेडियस 3.2 सेंटीमीटर हो जाएगी तो यहाँ पर जो उसका एरिया है वो किस रेट से इंक्रीज करेगा। तो यहाँ आपसे पूछ रहा है, तो यहाँ पर जो हमारा एरिया होगा वो किस रेट से इंक्रीज करेगा, वो हमारा इंक्रीज करेगा 0.320 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड पर सेकेंड। तो यहाँ पर हमारा इस रेट से जो इसका एरिया होगा इंक्रीज करेगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है आपको इंटीग्रेशन करना है। इसका क्या करना है? इंटीग्रेशन आपको यहाँ पर करना है। तो यहाँ पर आपको जो इसका आंसर है आप उसको आंसर बाद में देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 का आप आंसर यहाँ पर देख लेंगे बाद में। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है फाइंड द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा एंड द करस्पॉन्डिंग लोकल मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ फंक्शन। तो यहाँ पर कह रहा है जो आपको फंक्शन दिया गया है इसको आपको यहाँ पर लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा भी फाइंड आउट करना है, यानी वो आपको पॉइंट फाइंड आउट करनी है। साथ साथ में आपको लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा की वैल्यू भी निकालनी है। तो यहाँ पर आप सभी प्रश्नों के आंसर देखने के लिए रेडी हो जाएं। आपको यहाँ पर सभी क्वेश्चन के आंसर आपको शो होंगे। तो यहाँ पर आप लोग सेक्शन बी के सभी क्वेश्चन के आंसर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेक्शन बी का 21 है। यहाँ पर मैंने बाकायदा इसको लगा रखा है, आप देख लीजिए। ये हो गया हमारा 21 की जो हमारी प्रिंसिपल वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी π/3। वही मैंने यहाँ पर बोला था π/3। इसके बाद जो और वाला था तो और वाले का हमारा आंसर आया था π/6। तो यहाँ पर देखो π/6 लिखा है। इसके बाद यहाँ पर आपसे पूछ रहा था इंटरवल, किस इंटरवल में जो हमारा फंक्शन होगा डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो मैंने यहाँ बोला था -∞, 3/4। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 22। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 देख लीजिए। यहाँ पर मैंने बाकायदा आप लोगों के लिए सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर रखा है। इसके बाद यहाँ पर और वाला भी देख लीजिए, यहाँ पर आपको और वाला भी मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 25 देख लीजिए 25। इसके बाद यहाँ पर हम लोग अब सेक्शन सी की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले आप सेक्शन सी के सभी क्वेश्चन लोग रीड करेंगे, इसके बाद हम लोग अगले सेक्शन की ओर के सभी क्वेश्चन के आंसर देखेंगे। इसके बाद यहाँ पर हमारा सेक्शन सी आता है। तो सेक्शन सी में आपको यहाँ पर आपको लिमिट भी दी गई है 1 से 2, तो यानी कि आपको 2 से 1 दी गई। तो यहाँ पर आपको इंटीग्रेशन कर इसकी वैल्यू निकालनी है। इनडेफिनिट इंटीग्रल है तो आपको ये पता होगा ये हम कैसे निकालते हैं। पहले हम पूरे का इंटीग्रेशन करते हैं, बाद में हम लोग अपर लिमिट और लोअर लिमिट का मान रख के माइनस करके उसकी वैल्यू निकालते हैं।
तो जो हमारा इसका जो आंसर निकल के आएगा वो यहाँ पर हमारा जो इसका आंसर निकल के आएगा वो काफ़ी लंबा आंसर है। तो आप लोग देख लीजिए 5 माइनस के 45/2 लॉग 5.4 प्लस 5.2 लॉग 3/2 तो ये हमारा इसका आंसर होगा। अभी आप घबराना नहीं है, आपको सभी के सभी यहाँ पर आंसर मिल जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 आप सेल्फ से रीड करिए। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर कह रहा है 28 आपको इंटीग्रेशन करना है, तो क्वेश्चन नंबर 28 आपको इंटीग्रेशन दिख जाएगा। इसके बाद यहाँ पर और वाला देख लीजिए, इसको और भी आपको इंटीग्रेशन करना है, तो आपको इंटीग्रेशन अभी आपको पता चल जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कह रहा है फाइंड द पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है, तो यहाँ पर आपको कह रहा है गिवन दैट x बराबर 0, तो यहाँ पर आपको y की वैल्यू 1 प्रूव करना है। जब y की वैल्यू 1, तो आपको यहाँ पर उसका सोल्यूशन को यहाँ पर लाना है। इसके बाद और वाला यहाँ पर कह रहा है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, आपको सॉल्व करना है। जब यहाँ पर आपको y बराबर 1 दिया जाए तो वेन x बराबर 0, तो यहाँ पर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन को फाइंड आउट करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको एक ग्राफ बनाना होता है, तो आप लोग ग्राफ एडिट करेंगे। इसके बाद और वाला यहाँ पर आपको दोनों क्वेश्चन पढ़ लीजिए, ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग सेक्शन सी के सभी क्वेश्चन के आंसर देखते हैं। तो यहाँ पर आप लोग सेक्शन सी के सभी आंसर देख सकते हैं। ये कुछ आपकी सेक्शन सी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको अच्छी प्रकार से तैयार कर लीजिए। ये क्वेश्चन आपके लगभग आपके पिछले परीक्षाओं में आ चुके हैं, इसलिए मैंने इन क्वेश्चनों को आपके समझ रखा है। तो आप इनके सभी सलूशन देख लीजिए किस प्रकार से क्वेश्चन को मैंने लगाया है, ताकि आपको यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ना कोई समझने में दिक्कत होगी आपको। मैंने बाकायदा लिख रखा है। ये आपका ग्राफ बना है। अब इसके बाद हमारा सेक्शन डी आता है, तो सेक्शन डी की ओर हम लोग बढ़ेंगे। आप इसको सभी अच्छे प्रकार से तैयार कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर आप सेक्शन डी के सभी क्वेश्चन खुद से रीड करिए। आपके यहाँ पर केवल 4 सेक्शन डी में क्वेश्चन आती हैं, तो यहाँ पर आप सेक्शन डी के सभी क्वेश्चन आंसर को रीड कर लीजिए। ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपके परीक्षा में आ सकते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुके हैं, तो आप इन क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आप इनको तैयार करिए। अगर आप ये क्वेश्चन लगा लेते हैं तो आप काफ़ी हद तक आपकी तैयारी मस्त है, अच्छी है। तो आप इनको क्वेश्चन को पॉज करिए, खुद से रीड करिए। इसके बाद आप इनके सभी क्वेश्चन के आंसर देखने के लिए रेडी हो जाइए। तो यहाँ पर आप लोग सेक्शन डी के सभी क्वेश्चन के आंसर देख लीजिए। ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी हैं और आपके लिए परीक्षा में आने की संभावना भी है। तो आप लोग इन क्वेश्चनों को अच्छी प्रकार से तैयार कर लीजिए। इंटर का सिलेबस काफ़ी टफ सिलेबस होता है, तो आप इसको अच्छी प्रकार से तैयार कर लीजिए। अगर आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेते हैं तो कई हद तक आपकी जो तैयारी है बेहतरीन तैयारी चल रही है। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 34 सॉरी 35 हो गया। यहाँ पर और वाला भी देख लीजिए आप लोग। अब हमारा सेक्शन ई आता है, तो सेक्शन ई को पहले आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए, फिर उसके बाद हम आप इसका हल दिखाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग सेक्शन ई के सभी क्वेश्चन रीड कर लीजिए। आपको यहाँ पर पैराग्राफ रीड करने हैं, इसके बाद आपको यहाँ पर क्वेश्चन भी रीड करने हैं। तो आप इसको रीड करिए, इसके वीडियो को पॉज करके आराम से रीड करिए। इसके बाद यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 30 का छोटा ये भी है पढ़िए। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 37 को भी रीड करिए, ये भी आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वीडियो को पॉज करके आराम से रीड करिए। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 38 भी आप खुद से रीड करिए, ये भी क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके बाद आप तीनों के आंसर देखने के लिए रेडी हो जाइए। तो यहाँ से हमारा सेक्शन ई स्टार्ट होता है। तो सेक्शन ई के आप सभी क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। किस प्रकार से मैंने सभी क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर लिख रखे हैं देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर और वाला भी है, सारे कुछ यहाँ पर आंसर लिखे हैं। आप इनको आंसर को अच्छे प्रकार से तैयार कर लीजिए। ये क्वेश्चन आपके लिए परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर वहाँ 38 आता है, 38 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसको भी आप लोग अच्छी प्रकार से तैयार कर लीजिए। तो ये था हमारा आज का सैम्पल पेपर क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड का। तो आप लोग उसको अच्छी प्रकार से तैयार कर लीजिए। अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं
तो वीडियो को कर लें सब्सक्राइब और अपने सही फ्रेंडों को कर दें शेयर, क्योंकि आपको जो नेक्स्ट सैम्पल पेपर है आपको जल्द से जल्द इसी वीडियो पर अपलोड होगा इसी पर, तो आप उसको फॉलो कर लें।